गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। तो डीसी इलेक्ट्रिक मोटर को जानने के लिए हमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जानना होगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है? जैसे हम अपना लेफ्ट हैंड कुछ इस तरीके से रखेंगे कि हमारा ये थंब और ये फोर फिंगर और ये मिडिल फिंगर ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। हमें कुछ इस तरीके से रखना है कि हमारा थंब और ये फोर फिंगर मिडिल फिंगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के। तो अगर मान लीजिए थंब का डायरेक्शन ये है, ये आपका थंब है, थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, जो फोर फिंगर है ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के ये तीन फिंगर्स को कुछ इस तरीके से रखें कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, देन इनका डायरेक्शन, अगर हमें कोई डायरेक्शन पूछता है तो थंब का डायरेक्शन फोर्स बताता है, थंब का डायरेक्शन फोर्स को बताता है, फोर फिंगर का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, मिडिल फिंगर करंट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो प्रिंसिपल है डीसी इलेक्ट्रिक मोटर का, वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, ये उस प्रिंसिपल पर बेस्ड है व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर, एक ऐसा कंडक्टर लें जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया हो, तो इट एक्सपीरियंस ए फोर्स। तो आपने क्या देखा कि करंट का होना ज़रूरी है, मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी है, और फोर्स का होना ज़रूरी है। तो जब हम करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स से रिलेटेड कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जरूर लगेगा। ठीक है। तो डीसी इलेक्ट्रिक मोटर हमारा इसी प्रिंसिपल पर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पर ही डिपेंड कर रहा है। अब हमें जानना है कि कंस्ट्रक्शन, मतलब ये डीसी इलेक्ट्रिक मोटर होता कैसे है। देखिए, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हमें दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की ज़रूरत होती है, और हम जानते हैं कि मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। तो ये दो मैग्नेट हैं जिसका नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल ये है। तो अब ये हमको जानना है कि नॉर्थ और साउथ पोल करेंगे क्या। दे ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, लेकिन इनको अट्रैक्ट कराना नहीं है, ये केवल ये बताते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, जिसे हमें बनाना भी नहीं है, केवल समझना है। अब हमने क्या किया, इसके बीच में एक कॉइल कंसीडर किया। इसके बीच में हमने क्या कंसीडर किया, एक कॉइल कंसीडर किया। ये सर्कुलर कॉइल है, मतलब ऐसे करके एक सर्कुलर कॉइल है, लेकिन हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर बनाया है। ठीक है।
तो सर्कुलर ये जो कॉइल है उसका ये पॉइंट P हमने कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट Q कंसीडर कर लिया, ये पॉइंट R और ये पॉइंट S। और ये कनेक्ट किससे कनेक्ट किया हमने? इसको कनेक्ट किया है हमने स्प्लिट रिंग से। किससे कनेक्ट किया है? स्प्लिट रिंग से कनेक्ट किया है। ये दो रिंग हैं जो रोटेट करती है। किसके साथ? इस आर्मेचर के साथ। व्हाट इज दिस? PQRS क्या है? PQRS एक आर्मेचर है और ये आर्मेचर रोटेट करता है, ऐसे से रोटेट करता है। ठीक है, तो ये जो हमने स्प्लिट रिंग लिया है, जिसमें से ये वाला स्प्लिट रिंग R1 है और ये दूसरा वाला स्प्लिट रिंग R2 है। ये स्प्लिट रिंग रोटेट करता है। अब हमने क्या किया, इसके साथ एक ब्रश कनेक्ट किया। इसके साथ एक ब्रश कनेक्ट किया, जिसमें इस ब्रश का नाम हमने B1 दे दिया, इस ब्रश का नाम B2 दे दिया और इसको एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। इसको हमने एक DC सप्लाई दे दिया। कौन सी सप्लाई? DC सप्लाई देंगे, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं? DC इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्शन में देखिए क्या है। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 कंपोनेंट। इस एक्सपेरिमेंट में 5 कंपोनेंट, मेन 5 कंपोनेंट यूज किए गए हैं। नंबर 1 आर्मेचर। व्हाट इज आर्मेचर? इट कंसिस्ट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल PQRS। ये PQRS जो कॉइल है, ये आपका ऐसा कॉइल है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। और ये कैसा कॉइल है? सर्कुलर। ठीक है, अब आता है सेकेंड वन इज फील्ड मैग्नेट। व्हाट इज फील्ड मैग्नेट? आर्मेचर इज केप्ट बिटवीन फील्ड मैग्नेट NS। ये जो PQRS आर्मेचर है, इसको हमने 2 मैग्नेट NS के बीच में रखा है और ये मैग्नेट आपके स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं। थर्ड वन इज स्प्लिट रिंग और कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग देखिए फिगर में ये रहा, ये जो हमने बनाया है ये स्प्लिट रिंग है। इसको हम लोग कम्यूटेटर भी कहेंगे। इट इज़ रिंग कट इनटू 2 पार्ट्स R1 एंड R2। ये एक रिंग है। रिंग मतलब एक ऐसा छल्ला, छल्ले को हमने आधा आधा काट दिया। तो आधा रिंग हमने किससे कनेक्ट कर दिया? P से कनेक्ट कर दिया और आधा रिंग S से कनेक्ट कर दिया। तो ये जो रिंग है, ये R1 रिंग हमेशा P से कनेक्ट रहेगा और R2 रिंग हमेशा S से कनेक्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये रिंग मूव करेगा, रोटेट करेगा। साफ साफ इसमें लिखा है कि R1 इज कनेक्टेड टू P एंड R1 इज कनेक्टेड टू P एंड R2 इज कनेक्टेड टू S। R1 आपका P से कनेक्टेड है और R2 आपका S से कनेक्टेड है। स्प्लिट रिंग्स रोटेट विथ आर्मेचर। जैसे जैसे ये आर्मेचर रोटेट करेगा, ये आपका रिंग भी रोटेट करेगा। अब आता है ब्रूसेस और स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ये जो हमने ब्रूस लिया है, ये बेटा ग्रेफाइट का बना होता है और हम जानते हैं कि ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जो इस रिंग में जो करंट होगा वही इस ब्रूस में भी होगा। ब्रूस का काम क्या है? केवल स्लाइड करना। ठीक है, ब्रूस इस आर्मेचर के साथ रोटेट नहीं करेगा। आप समझिएगा ध्यान से, ये R1 इधर जा सकता है, R2 इधर आ सकता है। अगर ये आर्मेचर ऐसे करके मूव कर जाए,
ये आर्मेचर अगर ऐसे मूव कर जाए तो हम ये देखेंगे कि ये जो PQ है ये इधर चला जाएगा और ये RS इधर चला आएगा। तो ऐसा करने पर ये हमारा रिंग R1 इधर जाएगा और R2 इधर आएगा, लेकिन ब्रुश आपका चेंज नहीं होगा, ब्रुश केवल स्लाइड करेगा। तो हमने ये जाना कि R1 R2 की जगह पे जा सकता है, R2 R1 की जगह पे जा सकता है अगर आर्मेचर रोटेट कर रहा है तो, लेकिन ब्रुश अपनी जगह पर स्टेशनरी रहते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है B1 and B2 are two bruches made up of graphite is a good conductor. Bruches does not rotate with armature. Bruches does not rotate. ये ब्रूस रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो रोटेट क्या करेगा, R1 R2 की जगह पे चला जाएगा, R2 R1 की जगह पर चला आएगा और ये बार बार ऐसे रोटेट करते रहते हैं, ठीक है। और इसको हमने किससे कनेक्ट किया है, बैटरी से। तो बैटरी का काम क्या है, ये बैटरी सप्लाइज करंट टू द आर्मेचर। ये बैटरी इस आर्मेचर को करंट देगी, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि बैटरी का ये पॉजिटिव ये आपका ऐसे जाएगा और करंट आपको ऐसे मिलेगा। तो बैटरी का जो करंट है वो किस तरीके से मिलेगा हमें, SRQP हो करके बैटरी में करंट मिलेगा। अब हमको जानना है कंस्ट्रक्शन के बाद कि इसकी वर्किंग क्या है। तो वर्किंग के लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, तो अभी आप लोगों ने जाना कि DC इलेक्ट्रिक मोटर के लिए हमारा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो लेफ्ट हैंड रूल में मैंने आपको बताया कि हमें लेफ्ट हैंड का थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर कुछ इस तरीके से रखना है कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। तो मैंने आपको बताया कि जो थंब है ये आपका फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा और जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा और जो मिडिल फिंगर है वो आपका करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर का स्ट्रक्चर है, DC इलेक्ट्रिक मोटर है। तो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको समझाया था। वर्किंग में अब हमें इसे दो पार्ट में स्टडी करना है। देखिए एक पार्ट ये है जिसमें ये जो आर्मेचर का जो PQ है, PQ पार्ट है वो इस तरफ है, RS इस तरफ है। तो अकॉर्डिंग टू बैटरी कनेक्शन हमारा जो कनेक्शन होगा वो करंट कैसे फ्लो करेगा, SRQP इस तरीके से करंट कनेक्शन करने पर होगा। अब देखिए इनिशियली द आर्मेचर इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। फिगर में तो आर्मेचर आपका कुछ इस तरीके से है, लेकिन ये आर्मेचर रोटेट कुछ इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। तो ये आर्मेचर फिगर के अकॉर्डिंग ये जो PQ आप देख रहे हैं, तो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है। और ये रोटेट ऐसे कर रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। बट एक्सपेरिमेंटली ये रोटेट कुछ इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। और मैग्नेट, एक मैग्नेट इधर रखा है, एक मैग्नेट इधर रखा है। तो मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है,
ठीक है। तो इनिशियली द आर्मेचर इज इन हॉरिजेंटल पोजीशन। मान लीजिए कि आर्मेचर का पोजीशन ये है, मान लीजिए आर्मेचर का पोजीशन ये है। तो ये जो आप पी क्यू देख रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट P है और ये वाला पॉइंट Q है, PQ, ठीक है। अब इधर देखिए, दिस इज पॉइंट S एंड दिस इज पॉइंट R। तो करंट का डायरेक्शन हम लोग देख रहे हैं, करंट का डायरेक्शन यहाँ ऊपर की तरफ है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, ये देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ रखना है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें रखना है इस तरफ। तो ये देखिए, ये फिंगर का डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और फिर हमें करंट का डायरेक्शन किधर रखना है, इधर। ये देखिए करंट कैसे फ्लो कर रहा है, इस तरफ फ्लो कर रहा है ना, तो हमें उंगली कुछ इस तरीके से रखनी है। तो ये थंब का डायरेक्शन किधर जा रहा है, डाउनवर्ड। तो थंब क्या बताता है, फोर्स। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और ये करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है और ये थंब का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ये हमने इस तरफ वाला बताया है। तो देखिए, इनिशियली द आर्मेचर इज इन हॉरिजेंटल पोजीशन एज शोन इन फिगर, R1 इज कनेक्टेड टू B1। ये जो R1 है ये B1 से कनेक्टेड है, R2 आपका B2 से कनेक्टेड है। और व्हेन करंट फ्लोज इन आर्मेचर, फोर्स एक्टिंग ऑन SR, ये SR पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो बेटा डाउनवर्ड करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहेगा, डाउनवर्ड, ठीक है। और यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, अपवर्ड। देखिए यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, करंट इस तरफ है, ठीक है, और ये फोर्स इस तरफ है। तो यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, मतलब यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और इस तरफ फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। तो हमारा जो फोर्स है वो इस आर्मेचर को कैसे रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो ये आर्मेचर कैसे रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो व्हेन करंट फ्लोज इन आर्मेचर, फोर्स एक्टिंग ऑन SR वर्टिकली डाउनवर्ड और फोर्स एक्टिंग ऑन QP वर्टिकली अपवर्ड। यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ वर्क करेगा और यहाँ पर फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा। तो ये इस आर्मेचर को कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। तो हमने लिखा है, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, these forces rotate the armature in clockwise direction। अब देखिए, अब हुआ ये कि जैसे पहले आर्मेचर स्टार्टिंग में ऐसे था, अब आफ्टर हाफ रोटेशन, आधे रोटेशन के बाद क्या हुआ, ये देखिए, ये आपका इनिशियल पोजीशन है। आधे रोटेशन के बाद क्या हुआ, आधे रोटेशन के बाद हमारा जो आर्मेचर है वो फिर दोबारा हॉरिजेंटल पोजीशन में आ गया, दोबारा हॉरिजेंटल पोजीशन में आ गया। लेकिन ये PQ आपका इधर चला गया, RS आपका इधर चला गया। ये देखिए PQ इधर चला गया, RS आपका इधर चला गया। लेकिन करंट के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बैटरी हमारा पॉजिटिव किसको दे रही है, इसको दे रही है, और बैटरी हमारा निगेटिव किसको दे रही है, इसको दे रही है। तो करंट का डायरेक्शन जो इसमें है वही इसमें रहेगा, लेकिन चेंजेस क्या होंगे, यहाँ का रिंग R1 R2 की तरफ चला जाएगा और R2 R1 की तरफ चला जाएगा।
ये R1 इधर चला जाएगा, R2 इधर चला जाएगा, और ब्रूश आपके स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में भी करंट का डायरेक्शन सेम है जो इस फिगर में है, इसलिए ये वाला आर्मेचर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा आर्मेचर ऑलवेज एक ही डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसलिए इस मोटर को कहा गया है डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, जब डायरेक्शन चेंज होता है, जब डायरेक्शन एक बार एंटी क्लॉकवाइज और एक बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो वो एसी इलेक्ट्रिक मोटर में काम करता है। और डीसी इलेक्ट्रिक मोटर में हमारा अगर आर्मेचर का डायरेक्शन सेम आ रहा है, देखिए इस कंडीशन में भी आर्मेचर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस कंडीशन में भी हमारा आर्मेचर एक ही डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, क्लॉकवाइज में। इसलिए ये मोटर आपका डीसी इलेक्ट्रिक मोटर है। तो इस तरीके से हम डीसी इलेक्ट्रिक मोटर को सीखे। अगला लेक्चर हम लोगों का एसी इलेक्ट्रिक मोटर पर रहेगा। हैव ए गुड डे, थैंक यू।